हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर में लास्ट सेशन में हमने इनकी 3 एप्लीकेशंस पढ़ी थी। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में माइक्रोब्स किस तरह हमारे लिए यूजफुल हैं, देन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में, एंड लास्टली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि एसटीपी। ओके, तीनों ही मैंने आपको कहा था तीनों के लिए ही आप टेबल या चार्ट्स बना लें जिससे आपको रिवीजन इजी रहेगा। होपफुली आपने बना लिए होंगे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट 3 एप्लीकेशंस पे। टुडे वी हैव टू कवर अबाउट द बायोगैस, है ना, कि किस तरह बायोगैस प्रोडक्शन में माइक्रोब्स हमारे लिए यूजफुल हैं। देन बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड बायो फर्टिलाइजर, यहां पर इन दोनों को ही मिलाकर ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग का वो मेथड है जिसमें आप नेचुरल एजेंट्स को यूज करके ही सब तरह की चीजें करेंगे, चाहे से आपको पेस्ट को किल करना है, चाहे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ानी है, आपको कोई भी केमिकल यूज नहीं करना है, तभी उस फार्मिंग को क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, तो सबसे पहले बायोगैस प्रोडक्शन में माइक्रोब्स का यूज देख लेते हैं। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैस, ये भी अलग से क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों नीट में। डू रिमेंबर, बायोगैस वैसे तो एक मिक्सचर ऑफ गैस है, बट जो मेजर गैस इसमें होती है वो है CH4, दैट इज मीथेन गैस। ठीक है, कल भी हमने पढ़ा था कि जो STP होता है, उस STP में जो सबसे लास्ट प्रोसेस होता है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, जिसमें आप एक्टिवेटेड स्लज का डाइजेशन करते हैं एनारोबिक कंडीशंस में मिथेनोजेंस को ऐड करके। तो वहां पर भी तो कौन सी गैस मिल रही थी हमको लास्ट में, बायोगैस, जिसमें हमने कहा था कि 3 गैसेस का मिक्सचर है, CH4, CO2 एंड H2S। ठीक है, तो यहां पर भी वही सेम चीज है, यहां पर हम अलग से बायोगैस को प्रोड्यूस करेंगे। कैसे प्रोड्यूस करेंगे बच्चों, वही सेम माइक्रोबियल एक्टिविटी से। ओके, और इस गैस का हमारे लिए क्या यूज है, ये फ्यूल की तरह यूज होती है, बिकॉज यू नो बायोगैस इज इन्फ्लेमेबल, तो लाइटिंग में, कुकिंग में वी कैन यूज दिस। ठीक है, नाउ microbes produce different type of gaseous end products during growth and metabolism. The type of the gas produced depends upon the microbe and the organic substrate. देखो, हो सकता है स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में ये लाइन आ जाए कि अलग अलग माइक्रोब्स ना अलग अलग तरह की गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे यहाँ पर मिथेनोजेंस मीथेन बनाते हैं, किसी और प्रोसेस में कोई और माइक्रोब कोई और गैस बना सकते हैं। तो कौन सी गैस बनेगी ये किस बात पर डिपेंड करता है, माइक्रोब पर डिपेंड करता है, और वो किस तरह का ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट कंज्यूम कर रहे हैं इस पर भी डिपेंड करता है। ओके, इन द एग्जांपल साइटेड इन रिलेशन टू फर्मेंटेशन, जैसे अगर आपको याद हो कि जब हम फर्मेंटेशन की बात करते हैं ना, हमने हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में कई जगह फर्मेंटेशन पढ़ा, और आपने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में भी पढ़ा था कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में अल्कोहल यानी इथेनॉल के साथ CO2 बनती है, जबकि यहाँ पे CH4 बन रही है मेजर गैस। तो ये कह रहा है कि फर्मेंटेशन ऑफ डो या चीज वगैरह में, बेवरेजेस प्रोडक्शन में मेन गैस कौन सी प्रोड्यूस होती है, CO2। हाउएवर यहां पर जो बैक्टीरिया हम एनारोबिकली ग्रो करवा रहे हैं, ये ग्रो कर रहे हैं कौन से सबस्ट्रेट पर बच्चों, सेल्यूलोज पर। यू नो ना, जो काउडंग वगैरह है भाई, कैटल्स क्या खाते हैं, कैटल्स ये सब खाते हैं हरी घास, चारा वगैरह, जो भी फॉडर उनको मिलता है, तो उसमें सेल्यूलोजिक सेल वॉल है ही, तो उनके इंटेस्टाइन में, उनके GIT में, गट में सेल्यूलोज बहुत सारा होता है। ओके, इसीलिए नेचर ने ना उनको मिथेनोजेंस दिए। यू नो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मिथेनोजेंस, क्यों कैटल्स के इंटेस्टाइन में मिथेनोजेंस है, हमारे में तो नहीं है, क्योंकि हम सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं करते बच्चों, हम कर ही नहीं सकते, ना तो हमारे पास सेल्यूलेज एंजाइम है, ना हमारे पास मिथेनोजेंस है, और इसीलिए हम जब फूड को कुक करके खाते हैं ना, तो मैक्सिमम सेल्यूलोज अपने आप ही डिकम्पोज हो जाता है, मतलब डिग्रेड हो जाता है, तो उसके डाइजेशन की जरूरत नहीं है। और जो थोड़ा बहुत हम रॉ फूड खाते हैं, सैलेड या फ्रूट्स, उसमें जो सेल्यूलोज अपने GIT में जाता है, वो सेल्यूलोज फीकल मैटर बनाने के काम आता है, बल्क बनाता है फीकल मैटर का, जिससे इजी डिफिकेशन हो। इसीलिए बोलते हैं कि आपको हमेशा रॉ फूड, सैलेड्स वगैरह भी अपने खाने में खानी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम कैटल्स की बात करें, तो कैटल्स के लिए सबस्ट्रेट, कैटल्स की बॉडी में क्या है, सेल्यूलोज है GIT में, उसमें कौन से बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, एनारोबिकली ग्रोथ करते हैं मिथेनोजेंस। दीज बैक्टीरियाज आर कलेक्टिवली कॉल्ड मिथेनोजेंस। ठीक है, एंड मिथेनोजेंस एक बहुत बड़ा ग्रुप है बैक्टीरिया का, उसमें एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया का नाम दिया हुआ है मिथेनोबैक्टीरियम। सो डू रिमेंबर दिस, मिथेनोजन ग्रुप है बैक्टीरिया का, जिसमें से जो मेन बैक्टीरिया आपको ध्यान रखना है दैट इज मिथेनोबैक्टीरियम। ऐसे और भी कई सारे बैक्टीरिया होते हैं। डू रिमेंबर दीज आर एनारोबिक बैक्टीरिया। लास्ट सेशन में जो हमने STP पढ़ा था, फिर से रिमाइंड करा दूं, वो एरोबिक प्रोसेस था, जबकि यहाँ पर ये एनारोबिक प्रोसेस है। इस तरह का क्वेश्चन भी नीट में आया हुआ है बच्चों, जिसमें एरोबिक एनारोबिक या PYQs की प्रैक्टिस करते हैं
हर चैप्टर के बाद किया करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उससे हमारा ब्रेन आइडिया लगा पाता है, एनालाइज कर पाता है कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें नहीं भी याद रहेंगी तो चलेंगी, ठीक है। देन दीज बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया है ना मिथेनोजेंस, जब ये सेल्यूलोज का डिग्रेडेशन कर रहे हैं तो ये क्या बना रहे हैं, दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन, प्लस नॉट ओनली मीथेन, साथ में CO2 भी बनती है और साथ में हाइड्रोजन भी बनती है। जैसे वहां पर H2S बन रही थी, यहाँ पर H2 बन रही है, ठीक है। ये माइनर गैसेस थोड़ी बहुत कम ज्यादा भी होती रहती है, चेंज भी होती रहती है, बट मेजर गैस में मीथेन और जनरली CO2 भी साथ में बनती है थोड़ी सी, ठीक है। बट यहाँ पर फर्मेंटेशन में ओनली CO2 बनती है और कुछ भी नहीं बनता है साथ में, ना कोई मीथेन बनती है, ना हाइड्रोजन बनती है, ना कुछ और, ठीक है। सो अब आपसे पूछा है, बताया है आपको कि ये मिथेनोजेंस हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो देखो मिथेनोजेंस आप अभी तक बायो में एक बार रिकलेक्ट करो अपनी नॉलेज को। एक तो आपने सबसे पहले उसमें पढ़ा था मिथेनोजेंस को गट ऑफ द कैटल्स में, है ना, रूमेन ऑफ द कैटल्स में। फिर दूसरा आपने मिथेनोजेंस को, जो मार्शी सॉइल होती है ना बच्चों, उसमें भी मिथेनोजेंस होते हैं, इसलिए मीथेन नेचुरली भी प्रोड्यूस होती रहती है मार्शी एरिया से, जो दलदल वगैरह होता है उसको मार्शी एरिया बोलते हैं। फिर तीसरा अभी हमने देखा जो हम एनारोबिक स्लश डाइजेस्टर्स यूज करते हैं, वहां पर भी मिथेनोजेंस है। तो ये सब मिथेनोजेंस के हैबिटेट है। तो यहाँ लिखा है दे आर कॉमनली फाउंड इन, कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको ये, एनारोबिक स्लज में, ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट। These bacteria are also present in the rumen of the cattles. Rumen you know, rumen स्टमक का एक पार्ट होता है, आपको डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता, बट जो कैटल्स है ना बच्चों, उनको रूमिनेंट एनिमल्स कहते हैं क्योंकि उनके स्टमक में अलग अलग चैम्बर्स होते हैं। आपने कभी देखा है गाय भैंस वगैरह जब खाना खाते हैं तो खूब सारा खाना एक साथ खा लेते हैं, तो उनके स्टमक में एक चैम्बर होता है, वहां पे सारा खाना स्टोर कर लेते हैं, फिर बाद में आराम से तसल्ली से बैठकर थोड़ा थोड़ा खाना वापस मुंह में लाकर उसको अच्छे से च्यू करते हैं, उसको कहते हैं कटिंग, जुगाली करना, है ना। फिर वो दोबारा जब उस फूड को च्यू करके इंजेस्ट करते हैं, स्वेलो करते हैं, तो वो स्टमक के किसी दूसरे चैम्बर में जाता है, ठीक है। फिर वहां से और आगे बढ़ता है, फिर रुमेन, स्टमक में एक और चैम्बर होता है रुमेन, उससे होकर गुजरता है, तब उसमें सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है, ठीक है। देन a lot of cellulosic material present in the food of cattle is also present in the rumen. So in rumen these bacteria help in the breakdown of cellulose. देखो आ गया ना, ये बैक्टीरिया क्यों है कैटल्स में, सेल्यूलोज के डाइजेशन के लिए। So play an important role in the nourishment of cattle. पर ये फ्री सेवा नहीं कर रहे हैं, उसके बदले में ये कैटल्स का थोड़ा खाना भी खाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, इतना सारा खाना है, थोड़ा सा बैक्टीरिया खा लेंगे, भाई ये एक तरह से सेल्यूलोज का डाइजेशन कर रहे हैं, तो वो इनका खाना ही तो है, इसीलिए तो वो उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, उससे इनको भी एनर्जी मिलती रहती है। तो ये कैसा रिलेशन हुआ, दिस इज अ सिम्बायोटिक रिलेशन, म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल हुआ कैटल्स के गट में या रुमेन में, किसका प्रेजेंस, मिथेनोजेंस का प्रेजेंस, ठीक है। Then do you think we human being are able to digest the cellulose food in our body? आपसे पूछा है तो इसका आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि हमारे पास ना तो मिथेनोजेंस है, ना कोई सेल्यूलेज एंजाइम है, ओके। Thus the excreta of cattles commonly called गोबर is rich in these bacteria. जब हम गोबर गैस, बायोगैस बनाएंगे तो उसके लिए आपको मिथेनोजेंस ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप काउडंग से ही तो गोबर गैस बना रहे हो, काउडंग में ऑलरेडी मिथेनोजेंस है, ठीक है। डंग कैन बी यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ बायोगैस कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस। नॉट ओनली काउडंग, जो भी बफेलोस का, जो भी कैटल्स हैं, जो भी ये ग्रेजिंग कैटल्स हैं, उन सबके डंग को इकट्ठा करके गोबर गैस बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है समझ लो, सिंपल सा प्रोसेस है बच्चों। एक इसमें बड़ा सा चैम्बर होता है जिसका नाम है डाइजेस्टर, इसमें हमें स्ट्रिक्टली एनारोबिक कंडीशंस रखनी है, ठीक है। इस चैम्बर को एक इनलेट और एक आउटलेट से जोड़ देते हैं। इनलेट में भरा होता है डंग और वाटर, काउ डंग को थोड़ा वाटर में मिक्स करके स्लरी, इसको बोलते हैं स्लरी, डंग प्लस वाटर को बोलते हैं स्लरी, स्लरी की फॉर्म में डालते हैं जिससे इजीली वो डाइजेस्ट होए। धीरे धीरे ये स्लरी इसमें जाती रहती है, एनारोबिक कंडीशंस हैं तो मिथेनोजेंस ग्रो करते हैं, ऑलरेडी पढ़े हैं मिथेनोजेंस तो इसमें काउडंग में, और वो सेल्यूलोज को और फर्दर डाइजेस्ट करते हैं, जिससे कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, बायोगैस, ठीक है। अब बायोगैस ना कैसे इकट्ठी करेंगे हम, देखना, चैम्बर में तो स्लरी भरी हुई है लगभग, तो ऊपर अगर जरा सी खाली जगह होगी तो कितनी बायोगैस इकट्ठी कर लोगे आप, बार बार खोलोगे तो प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगा, एयर चली जाएगी। तो इसलिए क्या करते हैं, ये जो डाइजेस्टर होता है, इस डाइजेस्टर के सेंटर में एक अलग से आपको ये दिख रहा है गैस होल्डर नाम का एक मतलब एक कह लो वेसल टाइप गैस होल्डर, उसको फिट करा हुआ होता है, बाकी सब तरफ से टाइटली पैक्ड है, ठीक है। इसको एकदम फिट कर दिया, इसमें कनेक्शन बना देते हैं यहाँ पे होल टाइप, जिससे धीरे धीरे क्या होता रहे, गैस इसमें इकट्ठी होती रहे।
जैसे जैसे गैस इसमें इकट्ठी होगी बच्चों ये थोड़ा ऊपर की तरफ आएगा, क्या फ्लोटिंग बायंसी आ जाएगी इसमें। तो ये हल्का हल्का जैसे जैसे ऊपर की तरफ आता है, जब ये पूरा लगभग ऊपर आता है ना, तो वो एक इंडिकेशन होता है कि भाई बायोगैस पूरी भर गई है। अब हम उसे कलेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे कॉर्क लगा रहता है, एक पाइप के थ्रू उस कॉर्क को खोलते हैं और गैस को कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये खाली हो गया, वापस नीचे चला जाता है, फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू है और बायोगैस बनती है, फिर ये ऊपर आ जाता है, फिर कलेक्ट कर लेते हैं कॉर्क को खोल के। तो ऐसे करके बायोगैस को हम कलेक्ट करते रहते हैं। दिस गैस इज बायोगैस। डू रिमेंबर, ये ओनली मीथेन नहीं है, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन प्लस CO2 प्लस हाइड्रोजन, और भी कुछ थोड़ी बहुत एडिशनल गैसेस हो सकती हैं। ठीक है, अब इसमें एक और चीज है देखना, इसकी क्या जरूरत है, ये स्लज क्या है। STP में भी कई जगह आया था ना स्लज वर्ड, मैंने आपको कहा था स्लज मतलब जो भी वेस्ट बचता है किसी भी प्रोसेस का। तो जब इसमें लगातार ये सेल्यूलोज का डाइजेशन चल रहा है तो स्लरी थोड़ी सी मतलब जो उसमें अनडाइजेस्टेड चीजें रह गई, जिनको मिथेनोजेंस ने डाइजेस्ट नहीं किया, उसका क्या करें हम, वो धीरे धीरे अपने आप यहाँ पर इकट्ठी होती रहती है। सिस्टम होता है इसमें सब कुछ कैसे होगी, ठीक है, जिससे जगह भी खाली होती रहे और नई स्लरी भी आती रहे, बार बार हमें प्रोसेस को छेड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो स्लज इकट्ठा होता है ना, ये भी बच्चों बायोगैस प्लांट भी जीरो वेस्ट प्रोसेस है STP की तरह। आपको इस स्लज को कहीं फेंकना नहीं है, दिस स्लज एक्ट एज फर्टिलाइजर। आपकी बुक में फर्टिलाइजर लिखा है बट मेरे ख्याल से हमें मेन्योर बोलना चाहिए, क्योंकि फर्टिलाइजर जनरली वर्ड यूज होता है जो केमिकल्स के थ्रू खाद बनाई जाए उसके लिए, मेन्योर होता है जो नेचुरल तरह से खाद बनाई जाए। तो ये तो नेचुरल खाद है तो ठीक है मेन्योर, बट अगर ऑप्शन में मेन्योर नहीं हो तो आप फर्टिलाइजर भी टिक कर सकते हो। ठीक है, बस इस स्लज को खेतों में डाल दो, ये खाद का काम कर देगी। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर ही तो है सारा, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वो सब कुछ डाइजेस्टिव फॉर्म में भी है। तो बस ये बिल्कुल आपकी जो कंपोस्ट से, जैसे कंपोस्ट से खाद तैयार करते हैं वैसी ही खाद है। तो क्या ये एक जीरो वेस्ट प्रोसेस है? यस, ये भी और STP भी दोनों जीरो वेस्ट प्रोसेस हैं। फर्क इतना सा है कि STP मेजरली एरोबिक था, लास्ट में सिर्फ मिथेनोजेंस को एनारोबिक कंडीशन दी थी, ये एनारोबिक प्रोसेस है। ठीक है, बस इसी के बारे में NCERT में लिखा है। देखो, द बायोगैस प्लांट कंसिस्ट, अच्छा ध्यान रखना ये जो डाइजेस्टर है ना बच्चों, ये किसका बना होता है, ये कॉन्क्रीट का बना होता है, क्योंकि भाई अंदर लगातार गैस प्रोड्यूस हो रही है तो फट भी तो सकता है, तो एकदम ऐसा ढांचा होना चाहिए, ऐसे मटेरियल का बना होना चाहिए जो स्ट्रॉन्ग, जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, इसको सह सके गैस प्रोडक्शन को। कंक्रीट वो नहीं होता जब छत वगैरह डलती है तो वो रोड़ी और बजरी को मिलाकर बनाते हैं ना, बस वही कंक्रीट होता है। तो उसी से ये डाइजेस्टर बनाया जाता है और जनरली इसका मेजरमेंट दिया है आपको, ये 10 to 15 फीट डीप होता है, जिससे काफी सारी बायोगैस एक बार में बनाई जा सके। ठीक है, इसमें आप बायो वेस्ट को कलेक्ट कर देते हैं, यानी काऊ डंग वगैरह, स्लरी ऑफ डंग, अ फ्लोटिंग कवर इज, आ गया ना फ्लोटिंग कवर यानी गैस होल्डर, अ फ्लोटिंग कवर इज placed over the slurry which keeps on rising as the gas is produced in the tank। ठीक है, यहाँ पे स्लरी मतलब स्लरी कहाँ आ चुकी है, डाइजेस्टर में। तो जब स्लरी डाइजेस्टर में है तो उसके ऊपर आपने गैस होल्डर रख दिया, जैसे जैसे गैस इकट्ठी होगी इस टैंक में भरेगी, ये ऊपर की तरफ आता जाएगा। ठीक है, क्यों गैस बन रही है, माइक्रोब्स की वजह से। द बायोगैस प्लांट हैज एन आउटलेट, एक आउटलेट भी लगा हुआ है जो कि एक पाइप से कनेक्टेड है टू सप्लाई बायोगैस टू नियर बाय हाउसेस। ये रहा, देखो ये जो हम कह रहे हैं दिस इज आउटलेट। हो सकता है कई बार ऐसे भी होता है कहीं पर थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी लगाई गई हो तो कि जहां जहां जो बड़े बड़े बायोगैस प्लांट्स लगे रहते हैं उन्हीं से सीधा पाइपलाइंस का कनेक्शन घरों तक कर देते हैं, जो गांव में जनरली रूरल एरियाज में क्यों कॉमन है। आपने अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं और आपके गांव में ऐसा कोई प्लांट है तो आपने देखा होगा, पर जनरली अर्बन एरियाज में अपन नहीं देख पाते क्योंकि काऊ डंग की अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है अर्बन एरियाज में। यहाँ पर मेन चीज क्या है, कैटल्स का डंग। ओके, तो इनको सीधा घरों से सप्लाई कर देते हैं और सीधा गैस का सप्लाई घरों में होता रहता है। क्लियर? देन द स्पेंट स्लरी, अब जो बची हुई स्लरी है उसका क्या करते हैं बच्चों, इट इज रिमूव थ्रू आउटलेट एंड मे बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर। ठीक है, कैटल डंग इज अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज इन रूरल एरियाज। आ गया, हाईलाइट कर लो, क्योंकि कैटल डंग रूरल एरिया में अवेलेबल है, सो बायोगैस प्लांट्स आर मोर ऑफन बिल्ट इन रूरल एरिया। AR टाइप क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना, द बायोगैस thus produced is used for cooking and lighting। सिंपल क्वेश्चन, कुकिंग एंड लाइटिंग में यूज होती है ये। ठीक है, देन
द पिक्चर ऑफ अ बायोगैस प्लांट इज गिवन। हाँ, एक और क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों नीट में कि बायोगैस प्लांट टेक्नोलॉजी को सबसे पहले किसने बनाया? तो डू रिमेंबर ये हमारी ही इंडियन टेक्नोलॉजी है भाई, देसी टेक्निक्स तो हमारे इंडिया में ही बनती है सबसे ज्यादा, है ना। और ये किसने बनाया था? इंस्टीट्यूट का नाम भी पूछा गया था आपसे। एक बहुत ही फेमस एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है IARI, जो हर साल अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी करवाता है बच्चों। ICAR का एग्जाम देखना आप, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है, उसी का ये इंस्टीट्यूट है IARI। और इसका आई थिंक मेन ऑफिस शायद पूसा में है, बिहार के आसपास कहीं, दिल्ली में भी है इसका, और भी बहुत सारे जगह इसके कॉलेजेस हैं। तो उस एग्जाम में सेम ऐसे ही होता है कि उस एग्जाम में आपको पहले फॉर्म भरना हो। अगर किसी को एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है तो बता रही हूँ मैं भाई, और एग्रीकल्चर भी बहुत रिसर्च का फील्ड है, उसमें भी बहुत सारी चीजें आगे जाकर इनोवेट करनी होती हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के जॉब्स भी निकलते हैं। तो उसका एग्जाम होता है, फिर उसके थ्रू काउंसलिंग होती है, कॉलेज अलॉट होता है, वही रैंकिंग के अकॉर्डिंग कितने कितने कॉलेज हैं। अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप IARI की वेबसाइट विजिट कर लेना, वहां सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो एक तो IARI इंस्टीट्यूट हो गया, और दूसरा है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, KVIC। ये इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, किसने बायोगैस प्लांट को डेवलप किया? IARI और KVIC ने मिलकर, ठीक है। इसमें लिखा भी है कि अगर आपके आसपास कोई है ऐसा प्लांट तो आप वहां जाके विजिट करो, जिससे आप इसको और ज्यादा सीख सको, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द बायोगैस प्लांट, सिंपल सा टॉपिक है। चलिए अब आते हैं बच्चों हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, कि अगर हम बात कर रहे हैं नेचुरल तरह से खेती करने की, विदाउट एनी फर्टिलाइजर, विदाउट एनी पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी नेचुरल तरह से खेती। एक तरह से देखा जाए तो जब ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं था ना, उससे पहले के टाइम पे हम नेचुरल खेती तो करते थे ना, हमारे पास पेस्टिसाइड्स थे ना, इंसेक्टिसाइड्स थे ना, फर्टिलाइजर्स थे, इसीलिए हमारा प्रोडक्शन भी कम था। क्योंकि आप होता है ना कि नेचुरल तरीके से किसी चीज को एक लिमिट तक ही कंट्रोल कर सकते हो, है ना, तो इसलिए। लेकिन यस, उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हमेशा। आप देखो ना, ऐसा होता है ना, जैसे एलोपैथी की दवाइयां होती हैं जो नॉर्मली हम खाते हैं, उससे फटाफट आराम आ जाता है, लेकिन लॉन्ग टाइम तक लेते उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। जबकि आयुर्वेदिक या जो हमारी हर्बल थेरेपीज हैं, उनसे आराम आने में टाइम लगता है, थोड़ा लंबा ट्रीटमेंट चलता है, बट एक बार जब ट्रीटमेंट हो जाए तो वो परमानेंट ट्रीटमेंट होता है। वो लेने वाले के ऊपर है कि वो कितना पेशेंस से इस लंबे ट्रीटमेंट को फॉलो कर सकता है या नहीं, है ना। तो बस वही गेम सारा यहाँ पर है कि जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, जो केमिकल्स हैं, एग्रो केमिकल्स, उनसे फटाफट रिजल्ट मिलेगा, खूब सारा प्रोडक्शन होगा, फटाफट इंसेक्ट मर जाएंगे, लॉसेस नहीं होंगे। तो इसलिए ज्यादातर फार्मर्स उसी को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको तो फाइनेंशियली भी देखना है ना चीजों को, पर ये सब चीजें अल्टीमेटली फूड चेन में ऐड हो गई हैं तो हम सबको नुकसान पहुंचा रही हैं, साइड इफेक्ट्स भी बहुत हैं इनके। तो फिर जब बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट आने लगे तो वापस से ऑर्गेनिक फार्मिंग पे स्विच होने लग गए हम, कि यार ऑर्गेनिक तरह से फूड बनाओ, जिसको आप आजकल ऑर्गेनिक फूड कहते हो, जो कितना कॉस्टली मिलता है, नॉर्मल फूड से 5 गुना ज्यादा महंगा होता है वो, है ना। उसको इसलिए भी महंगा रखना जरूरी है क्योंकि अगर ऑर्गेनिक फूड एकदम सस्ता कर देंगे तो फिर सब खरीदने लग जाएंगे, इतना प्रोडक्शन ही पॉसिबल नहीं है ऑर्गेनिक तरह से फूड का, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब नेचुरल तरह से खेती करना, जिसमें 2 चीजें यूज होती है, डू रिमेंबर। कौन सी 2 चीजें? अगर आपको पेस्ट को मारना है तो पेस्टिसाइड यूज नहीं करने, पेस्टिसाइड की जगह बायो कंट्रोल एजेंट्स यूज करने हैं। क्या यूज करने हैं बच्चों? बायो कंट्रोल एजेंट्स। और अगर आपको सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ानी है तो केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं डालने हैं खेत में, बल्कि क्या डालना है? बायो फर्टिलाइजर्स डालने हैं। कोई भी नेचुरल ऑर्गेनिज्म ऐसा सॉइल में ऐड करना है जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा दे। तो इनकी एप्लीकेशंस को तो ऑर्गेनिक फार्मिंग ने कर दिया है कम, और उसकी जगह इन्हें यूज करना है। बस यही आपको बेसिक इसमें समझना है। देखो जरा क्या लिखा है यहाँ पर। यहां लिखा है बच्चों बायो कंट्रोल। सबसे पहले यही चीज आपको समझाइए कि एक्चुअली में बायो कंट्रोल है क्या। इट रेफर्स टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट। किसी भी पेस्ट को रोकने के लिए बायोलॉजिकल तरीका अपनाना है आपको। In modern society, these problems have been tackled increasing by use of chemicals. Normally हम ऐसा insecticides, pesticides से करते हैं, but these chemicals are toxic and extremely harmful to human beings. आजकल तो कई सारी रिसर्च ये भी कहती हैं कि ये जो केमिकल्स हैं ये कार्सिनोजेनिक हैं बच्चों। लॉन्ग टाइम तक यूज करने पर ये ह्यूमन बींग्स में कैंसर तक इंड्यूस कर देते हैं। ओके
एंड तो एक तरह से आज हम जो भी खाना खा रहे हैं, चाहे घर का भी खाना खा रहे हैं, वीट, राइस, एनीथिंग वी आर यूटिलाइजिंग ना, उन सब में कहीं ना कहीं ये फर्टिलाइजर्स तो ऐड हुए ही थे उनके प्रोडक्शन में, वो सब हमारे अंदर जा रहा है। डिपेंड करता है किसकी बॉडी कितना कैसी है, कैसे रिएक्ट करती है, उसके बेसिस पर। हम सुनते हैं ना कई बार कि यार किसी पर्सन को ने तो बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो किया है, कुछ भी नहीं खाया, टबैको वगैरह, तो भी उसको कैंसर कैसे हो गया। तो इन सब चीजों की वजह से भी हो जाता है। नॉट ओनली दिस, रेडिएशंस वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। तो ये तो मत सोचना कि मैम हम फिर खाएंगे ही नहीं, खाएंगे नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे, खाना तो खाना ही पड़ेगा, ठीक है। So these are extremely toxic not only to human being, other animals as well, and have been polluting our environment. नॉन लिविंग चीजों को भी ये पॉल्यूट कर रहे हैं, सॉइल को, ग्राउंड को, वाटर को, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्लांट्स, हर चीज के लिए ये टॉक्सिक हैं, तो इनको भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है। Our soil is also polluted through the use of weedicides, even ना सिर्फ पेस्टिसाइड, वीडीसाइड समझते हो ना, हर्बिसाइड्स, हर्ब्स को किल करने के लिए जो टॉक्सिक एजेंट्स हम डालते हैं। वीड उग जाती है ना, खरपतवार, वीड मतलब अनडिजायर्ड प्लांट्स, मेन क्रॉप के साथ जो अनडिजायर्ड प्लांट्स उग जाते हैं उनको आप वीड कहते हैं। तो वीड को पहले के किसान तो क्या करते थे, देखते रहते थे और जहां जहां वीड उग गई उनको मैनुअली रिमूव करते थे। पर फिर वही है, हमें कम समय में कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट चाहिए, तो फिर वीडीसाइड्स बना दिए, बिना ये सोचे समझे कि अगर हम वीडीसाइड को छिड़क रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका बैड इंपैक्ट मेन क्रॉप पे भी तो होगा, फिर हम पे भी तो होगा, ठीक है। तो इन सबको सॉल्व करने के लिए क्या किया, इन एग्रीकल्चर देयर इज अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट दैट रिलाई ऑन, हाईलाइट करना, नेचुरल प्रेडेशन। ऑर्गेनिक फार्मिंग के मतलब ऑर्गेनिक फार्मर्स वर्ड बोलती हूँ मैं, जो भी बोल लेती हूँ, जो भी रिसर्च करते हैं उन सबको मिलाकर, कि जो ऑर्गेनिक फार्मर्स थे उन्होंने सोचा कि हम एक काम करते हैं, हम ना प्रिडेशन का मेथड यूज करते हैं। भाई नेचर ने हर किसी को खाने वाला कोई दूसरा एजेंट तो बनाया ही है, तो जो एजेंट हमारी क्रॉप को नुकसान पहुंचा रहा है ना, जिसको आप पेस्ट कह रहे हो, उस पेस्ट को खाने वाला कोई एजेंट ढूंढ लो, ठीक है। अब बट ऑब्वियस कोई बहुत बड़ा एजेंट है, कोई बर्ड्स वगैरह है, उनको तो पकड़ के खेत में आप ला नहीं सकते, तो ज्यादातर आपको ऐसे एजेंट्स ढूंढने हैं, जैसे कोई बैक्टीरिया देखना है, कोई वायरस देखना है जो उस पेस्ट को बीमारी करता हो, और उस बैक्टीरिया को लेबोरेटरी में कल्चर करके उसके स्पोर्स आप किसान को दे दो, तो वो स्पोर्स वो डाल देगा अपने खेत में, अलग अलग फॉर्म में पानी में मिक्स करके स्प्रे कर देगा, सॉइल में डाल देगा। तो वो क्या करेंगे, जब भी पेस्ट उस फार्म में आएंगे तो वो बैक्टीरिया या वायरस क्या करेंगे, उस पेस्ट को डिजीज करेंगे, तो वो पेस्ट वहां से चला जाएगा। कुछ तो बीमार होकर मर जाएंगे, कुछ वहां से चले जाएंगे। इससे दो फायदे हुए बच्चों। पहला फायदा तो ये हुआ कि आपने ना उस पेस्ट को भी, ऐसा नहीं है कि इरेडिकेट ही कर दिया, जैसे हम टॉक्सिन छिड़कते हैं ना पेस्टिसाइड वगैरह, तो पेस्टिसाइड तो क्या करता है, उन सारे पेस्ट को बचने का मौका ही नहीं देता। भाई आपने देखा, आप कॉकरोच पे हिट डालते हो, बेचारा उसी समय मर जाता है, वो भाग भी नहीं सकता। तो वो तो आपने क्या किया, उसको इंस्टेंटली किल कर दिया। तो जो जितने भी हमारे टॉक्सिन्स बनाए ना हमने पेस्टिसाइड, वो तो क्या करते हैं, उन पेस्ट को पूरा ही पूरा खत्म कर देते हैं। और मान लो कोई ऐसा पेस्ट है जो सिर्फ उसी एरिया में होता है, तो एक तरह से आपने उसको इकोसिस्टम से ही खत्म कर दिया। इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को सपोर्ट करने वाले साइंटिस्ट कहते हैं कि टॉक्सिन्स को बंद करो, वो इकोसिस्टम को एक समय बाद इम्बैलेंस कर देंगे, ठीक है ना। तो एक फायदा तो क्या हुआ प्रेडेटर का, कि एटलीस्ट उस पेस्ट को भागने का टाइम तो मिल रहा है, कि वहां पे उसको लग रहा है यार मेरे दुश्मन है, यहाँ से निकल जाओ, ठीक है, तो वो इरेडिकेट नहीं होगा। और दूसरा फायदा, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, वो सिर्फ उसी को किल करेगा जिसको वो किल करता है, बाकियों पे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो नेचुरल प्रेडेशन इज वेरी गुड मेथड। अ की बिलीफ ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मर इज दैट, देखो आया यहाँ पे कि ऑर्गेनिक फार्मर ये कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी बहुत जरूरी है, इट इज एसेंशियल फॉर हेल्थ। द मोर वेराइटी अ लैंडस्केप हैज, ये आप थोड़ा सा वहां भी पढ़ोगे जब मैं इकोलॉजी पढ़ाऊंगी, द मोर सस्टेनेबल इट इज, यू नो, जितना ज्यादा वेरिएशंस होंगे उतना ही ज्यादा इकोसिस्टम सस्टेन्ड रहेगा, स्टेबल रहेगा। सस्टेनेबल मतलब स्टेबल। द ऑर्गेनिक फार्मर देयरफॉर वर्क्स टू क्रिएट अ सिस्टम वेयर द इंसेक्ट, जिन्हें आप पेस्ट कह रहे हो, आपके लिए पेस्ट हैं वो अभी, आर नॉट इरेडिकेटेड, बट एटलीस्ट उनको इरेडिकेट मत करो, बट इंस्टेड कैप्ट एट मैनेजेबल लेवल बाय अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। इस तरह की कंडीशंस क्रिएट कर दो कि वो उस जगह को छोड़कर चले जाएं, हमारा भी काम हो जाएगा, वो भी बैलेंस रहेंगे, ठीक है, विद इन अ लिविंग एंड वाइब्रेंट इकोसिस्टम। ये जो पूरा का पूरा है, ये बिल्कुल कॉन्ट्रारी है एग्रोकेमिकल्स के, कॉन्ट्रारी टू द कन्वेंशनल फार्मिंग प्रैक्टिस विच ऑफन यूज केमिकल मेथड। कन्वेंशनल प्रैक्टिस में क्या करते हैं, कन्वेंशनल प्रैक्टिस में तो जो केमिकल्स हैं वो किल कर देते हैं, उनको जड़ से ही खत्म कर देते हैं, और ना सिर्फ हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं बल्कि
अगर टॉक्सिन किसी और स्पीशीज को नुकसान पहुंचा रहा है तो बेचारे वो भी बिना बात में मर जाते हैं, चाहे वो पेस्ट थे ही नहीं आपकी फसल के लिए, है ना। सो वो अंधाधुंध तरह से सबको मार देते हैं टॉक्सिन्स। दिस इज अ होलिस्टिक अप्रोच। तो कॉन्ट्रारी टू दिस अप्रोच, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की अप्रोच है वो कैसी अप्रोच है, एक होलिस्टिक अप्रोच है which seek to develop an understanding of the web of interaction between the myriad of organism that constitute the field, fauna and flora। थोड़ा टिपिकल वे में लिखा है बट सिंपली ये लिखा है कि जो फूड वेब्स बने हुए हैं ना बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, मायरियड यानी बहुत सारे तरह के ऑर्गेनिजम्स के बीच में, जिसमें एनिमल्स, प्लांट्स सब आते हैं, आप उसे डिस्टर्ब मत करो, उसको होलिस्टिक अप्रोच में रखो। आप एक ऐसे एजेंट को वहां पर इंट्रोड्यूस करा दो जो पेस्ट को वहां से भगा दे, तो उससे नेचर का भी नुकसान नहीं होगा और आपका भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। The organic farmers holds the view that the eradication, organic farmer कहते हैं कि अगर आप क्रिएचर्स को इरेडिकेट कर दोगे ना, चाहे वो पेस्ट ही हैं, इट इज नॉट ओनली पॉसिबल बट ऑल्सो अनडिजायरेबल। तो गलत है, अनएथिकल है। फॉर विदाउट देम द बेनिफिशियल प्रेडेटरी एंड पैरासाइटिक इंसेक्ट विच डिपेंड अपॉन देम एज फूड एंड होस्ट वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव। देखो समझना क्या कह रहा है ये, कि क्या पता जिन पेस्ट को आपने इरेडिकेट कर दिया, उन पेस्ट को खाने वाले उस इकोसिस्टम में जो प्रेडेटर्स थे ना, अब प्रेडेटर्स भी फूड की कमी से मर जाएंगे, और क्या पता कोई प्रेडेटर आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो वो भी खत्म हो गया इकोसिस्टम से, तो अल्टीमेटली इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या पता उस पेस्ट का कोई पैरासाइटिक इंसेक्ट हो जो उसी पर डिपेंडेंट हो, और वो उसके लिए तो पैरासाइट है बट आपके लिए क्या है, यूजफुल हो, तो वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि होस्ट नहीं रहेगा तो पैरासाइट कहां से रहेगा। तो वो कह रहे हैं कि आप टॉक्सिन्स मत छिड़को, आप इन्हीं प्रेडेटर्स और पैरासाइट्स को यूज करो टू कंट्रोल दैट पेस्ट। समझ में आ गई बात। Thus, the use of biocontrol measures will greatly reduce our dependence on toxic chemicals and pesticide। हाँ, अभी तक इन बायोकंट्रोल एजेंट्स ने रिप्लेस तो नहीं किया है, क्योंकि हमारी बहुत ज्यादा हाई डिमांड है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उसको सेटाइट करने के लिए, बट यस हम बहुत हद तक इनका यूज कम कर सकते हैं अगर हमारे पास बहुत अच्छे प्रेडेटर्स वगैरह हों। प्रेडेटर्स या पैरासाइट, ये कौन है, बायोकंट्रोल एजेंट्स। ठीक है, एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस बायोलॉजिकल फार्मिंग, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग बोल दो इसे, बायोलॉजिकल फार्मिंग बोल दो, एक ही बात है, इज टू बिकम फेमिलियर विद द वेरियस लाइफ फॉर्म दैट इनहैबिट द फील्ड, प्रेडेटर्स एज वेल एज पेस्ट, एंड ऑल्सो देयर लाइफ साइकिल्स, पैटर्न्स ऑफ फीडिंग एंड द हैबिटेट दैट दे प्रेफर। ठीक है ना, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको वेरियस लाइफ फॉर्म जो कि उस फील्ड में रहती हैं, प्रेडेटर्स हैं, पेस्ट हैं, उनका लाइफ साइकिल है, उन सबको समझना है और उसके अकॉर्डिंग एक दूसरे के अगेंस्ट उन्हें यूज करना है। ठीक है, दिस विल हेल्प डेवलप एप्रोप्रिएट मीन्स ऑफ बायो कंट्रोल। ठीक है, तो जितने भी बायो कंट्रोल एजेंट्स आपके बुक में दिए हैं ना बच्चों, उन बायो कंट्रोल एजेंट्स में मैंने एक टेबल बना दी है। देखो, उनको समझने के लिए आप सिंपली पहले देखो कि आपके बुक में ना 5 एग्जाम्पल दिए हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स के, बहुत सारे होते हैं। पहला एग्जाम्पल है लेडी बर्ड का, मैंने फोटोग्राफ्स भी लिए हैं। देखो, ये सबने देखा होगा, बीटल्स होते हैं छोटे छोटे, बारिश के मौसम में इस तरह के कीड़े आर वेरी कॉमन, है ना। इंसेक्ट्स हैं ये एक तरह के, आर्थ्रोपोडा में आते हैं। तो ये जो बीटल्स है ना, जो रेड एंड ब्लैक कलर की होती हैं, ये बीटल्स, ये छोटा सा इंसेक्ट और दिख रहा है आपको, दिस इज एफिड, ग्रीन कलर का। ये ग्रीन कलर का इसलिए क्रॉप्स में छुपा रहता है, उनको खाता रहता है, पता नहीं चलता। तो या तो एफिड्स को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड स्प्रे करो, हमें वो नहीं करना। हमें क्या करना है, इस इंसेक्ट को मारने के लिए एक दूसरा इंसेक्ट ही यूज करना है, एक ऐसा इंसेक्ट जो इस इंसेक्ट को खाता है। बिल्कुल है नेचर में, एफिड्स को खाते हैं बीटल्स, इसीलिए मैंने फोटोग्राफ लगाई है जिससे आपको याद रहे। तो बीटल यहाँ पे कौन हुआ, हमारा हथियार, बायो कंट्रोल एजेंट, और पेस्ट कौन है यहाँ पे, ये ग्रीन वाला छोटा सा एफिड। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल। अच्छा, एक चीज और याद रखना, ये बीटल कई बार हमें नीट में कंफ्यूज करता है, क्योंकि इस बीटल का जो कॉमन नेम है वो बड़ा अजीब है। इसका कॉमन नेम है लेडी बर्ड, तो हमें लगता है कोई बर्ड है, ये बर्ड नहीं है, इसका बस कॉमन नेम पड़ा हुआ है लेडी बर्ड। मैंने कहीं पढ़ा था कि है ना, पहले के जमाने में लेडी उसको कहते थे, जो किंग की वाइफ होती थी उनको फर्स्ट लेडी ऐसा कुछ बोलते थे। तो वो इस तरह का कुछ ओढ़ती थी, कुछ इस तरह का चीज यूज करती थी अपनी ड्रेस में, जो इसी तरह से रेड कलर का होता था और उसपे ब्लैक स्पॉट्स होते थे। तो उसी के रेफरेंस में इसका नाम लेडी बर्ड पड़ गया। आई डोंट नो कितना सच है कितना झूठ, ठीक है, बट तुम तो याद रखना प्लीज कि लेडी बर्ड कोई बर्ड नहीं है, बीटल्स है। ठीक है, देन दूसरा एग्जाम्पल ये देखो, ये आपको दिख रही है, दिस इज अ ड्रैगन फ्लाई। ये एक फ्लाई है, सिंपली ड्रैगन फ्लाई, बहुत कॉमनली देखी भी होगी आपने। ये ड्रैगन फ्लाई ध्यान से देखना, यहाँ पर एक छोटा सा इंसेक्ट को खा रही है पकड़ के, दिख रहा है क्या आपको, ये रहा वो छोटा सा इंसेक्ट, एक छोटे से इंसेक्ट को पकड़ के खा रही है।
ये छोटा सा इंसेक्ट है मॉस्किटो। अब अगेन देखो मॉस्किटो भी आर्थ्रोपोडा है, इंसेक्ट है, और ड्रैगन फ्लाई भी इंसेक्ट है। तो इंसेक्ट्स भी इंसेक्ट्स को खाते हैं बच्चों, ऐसा नहीं है कि दूसरे कैटेगरी के प्रेडेटर्स ही हों, सेम कैटेगरी के भी प्रेडेटर्स हो सकते हैं, बस सेम स्पीशीज नहीं होगी, बट ऑब्वियस। ठीक है, तो ड्रैगन फ्लाइज किसको खा रही हैं यहाँ पे? मच्छर को पकड़ के खा रही हैं। मॉस्किटो सिर्फ हमारा ही खून नहीं पीते, फसलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, मैंने बताया था कि फीमेल मॉस्किटोज जनरली ह्यूमन का ब्लड सक करती है और मेल मॉस्किटोज जनरली प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं, और कई सारी स्पीशीज में तो मेल फीमेल दोनों प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, तो इन मॉस्किटोज को पकड़ने के लिए आपको यूज करना है ड्रैगन फ्लाई को। ठीक है, क्लियर। तीसरा बायो कंट्रोल एजेंट यहाँ पे आपको दिखाया है, ये कोई प्लांट है, इसकी रूट सिस्टम है ना जहां पर, तो जनरली मिट्टी में बहुत तरह के पैथोजेंस और गुड बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं। तो कई सारे प्लांट्स में ना रूट पैथोजेंस ग्रो कर जाते हैं, और अगर रूट सिस्टम ही खराब हो गया प्लांट का तो फिर फसल पूरी बर्बाद। तो उसे कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक फंजाई को यूज किया जाता है बच्चों, ये जो कि एक ऐसे फंजाई का स्पोर्स के पाउडर वगैरह की फॉर्म में मिलता है, ट्राइकोडर्मा। बताया था मैंने, याद करो कहाँ आया था कल। ट्राइकोडर्मा हमने पढ़ा था, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, जिससे हमको मिलता है साइक्लोस्पोरिन, स्पोरम से स्पोरिन, जो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, वो अलग ट्राइकोडर्मा की स्पीशीज है, ये अलग स्पीशीज है। तो यहाँ पर जो ट्राइकोडर्मा हमें यूज करते हैं, उसको क्या करते हैं, उसके पाउडर को फार्मर को बोलते हैं कि आप पानी में मिलाकर मिट्टी में डाल देना। ये फंजाई क्या करता है, धीरे धीरे ये फंगल फिलामेंट्स ऐसे ग्रोथ कर लेते हैं, और अगर ये फंगल फिलामेंट्स यहाँ पर है ना, तो ये दूसरे पैथोजेंस को ग्रो नहीं करने देते। तो यहाँ पर ट्राइकोडर्मा प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, ट्राइकोडर्मा प्लांट के रूट पैथोजेंस को ग्रो करने से रोक रहा है। तो ट्राइकोडर्मा आपके लिए क्या हुआ, बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है क्या, 3 एग्जाम्पल समझ में आ गए। 4th एग्जाम्पल आप कौन सा याद रखेंगे, ये आपका आ गया फेवरेट बीटी, है ना। बीटी क्या करता है बच्चों यहाँ पर? अच्छा, यहाँ पे मुझे एक चीज और याद आ रही थी, आपको याद है एक रूट पैथोजन तो हमने डिस्कस भी किया था बायोटेक्नोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी में जब हमने आरएनए इंटरफेरेंस मेथड पढ़ा था, तो हमने कहा था कि टबैको की प्लांट्स में एक निमेटोड उसको इन्फेक्शन करता है, याद है नाम, मेलॉइडी गाइनी इनकॉग्निटिया, है ना। तो उसको रोकने के लिए हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज किया था और टबैको के प्लांट को ट्रांसजेनिक कर दिया था। ठीक है, वो अलग एग्जाम्पल है, ये अलग एग्जाम्पल है। यहाँ पे कोई और रूट पैथोजेंस हैं, उनको रोकने के लिए हम सिंपली ट्राइकोडर्मा को डाल रहे हैं, कोई बायोटेक्नोलॉजी नहीं लगाई है हमने यहाँ पर। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को आप बायोटेक के साथ मिक्स मत कर देना बच्चों। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम कोई जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं क्या? देखो कहीं पर भी नहीं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम नेचुरल तरह से पेस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं बस। ठीक है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है इस वाले एग्जाम्पल में, क्योंकि बीटी तो सब बच्चे बायोटेक में ही याद रखते हैं, बीटी क्रॉप्स, पर यहां पर समझना क्या फर्क है, काम करने का तरीका बिल्कुल सेम है। आपको ध्यान है वहां पर मैंने बताया था कि बीटी एक बैक्टीरिया होते हैं, बैसिलस थुरिंजिएंसिस, वो बैक्टीरिया कुछ टॉक्सिन्स बनाते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। अगर कोई इंसेक्ट उस टॉक्सिन को खा ले तो इंसेक्ट की गट में जाकर वो टॉक्सिन चिपक जाते हैं, याद है, मिडगट की एपिथेलियल सेल्स पर, और उन सेल्स का लाइसिस कर देते हैं, पोर्स क्रिएट कर देते हैं, जिससे उस इंसेक्ट की डेथ हो जाती है ना। खाना नहीं मिलेगा, खा नहीं पाएगा, डाइजेशन नहीं हुआ तो इंसेक्ट भूख से मर जाएगा धीरे धीरे। क्लियर। तो ये जो सेम मैकेनिज्म है वही मैकेनिज्म यहाँ होने वाला है, पर हम किस फॉर्म में बीटी को दे रहे हैं वो फर्क है। वहां पर आपने सीधा बैक्टीरिया को पकड़ के प्लांट पे डाला था क्या? नहीं, वहां पर आपने बैक्टीरिया से क्राइजीन निकाला था, उस क्राइजीन को प्लांट के सीड्स में इंट्रोड्यूस किया था, और फिर एडल्ट प्लांट के पास खुद ही वो बीटी क्राइजीन आ गया था, खुद ही प्लांट टॉक्सिन बनाने लग गया था, है ना। पर यहाँ क्या कर रहे हैं हम बच्चों, यहाँ पर हम फार्मर को बीटी स्पोर्स दे रहे हैं, बैक्टीरिया के स्पोर्स दे रहे हैं। ड्राइड स्पोर्स होते हैं बैक्टीरिया के लेबोरेटरी में, उनको पहले बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं, स्पोर्स बनवाते हैं, और वो उन स्पोर्स को ड्राइड फॉर्म में सैशे में भर के, डब्बी में भर के फार्मर को दे देते हैं कि आप ना इसको पानी में मिक्स करके पूरे प्लांट पर हर जगह स्प्रे कर देना, पूरे खेत में स्प्रे कर देना। तो अब हर जगह प्लांट पे वो स्पोर्स पड़े हुए हैं। अगर कोई भी इंसेक्ट, मान लो लीफ है, इंसेक्ट इस लीफ को खाने आया है, तो ये स्पोर भी इंसेक्ट के अंदर चले जाएंगे, और इन स्पोर से या तो स्पोर चले जाएंगे या स्पोर ने जो टॉक्सिन बनाया है वो चले जाएंगे। ठीक है, और ये टॉक्सिन जाकर सेम मैकेनिज्म करेंगे। तो मैकेनिज्म तो सेम है, पर फॉर्मेशन अलग अलग तरह से, मतलब जो आपने दिया है ना मेथड वो अलग है। वहां पर आप प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे थे, यहां पर आप बीटी स्पोर्स को छिड़क रहे हो। तो हर बार जब प्लांट नई खेती करेगा तो उसे बार बार बीटी स्पोर्स लाकर छिड़कने पड़ेंगे।
ठीक है ना, दोनों में फर्क समझ गए, ढंग से क्वेश्चन पढ़ लेना। अगर बीटी का क्वेश्चन जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए आया है तो बीटी क्रॉप्स, पर अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए आया है तो बीटी क्रॉप्स नहीं, बीटी स्पोर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 4 एग्जांपल्स हो गए। तो यहाँ पे बायो कंट्रोल एजेंट कौन है, ये कैटरपिलर या बीटी, कौन किसको मार रहा है, बीटी मार रहा है, तो बीटी बायो कंट्रोल एजेंट है। पेस्ट कौन है, इंसेक्ट्स, ये जनरली कैटरपिलर वगैरह होते हैं ना बटरफ्लाई के, वो उनको मारा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, वहां भी पढ़ा था हमने, लेपिडोप्टेरन्स, कॉलियोप्टेरन्स, डिप्टेरन्स, इन सबको मारता है ये। ठीक है, एंड लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तक हमने पूरे चैप्टर में या पूरी बायो में कहीं भी वायरस का कोई यूज नहीं पढ़ा। बैक्टीरिया फंजाई तो फिर भी कहीं कहीं यूज आते हैं हमारे, वायरस का हमने कोई यूज नहीं पढ़ा, क्योंकि मोस्टली वायरस पैथोजेनिक ही होते हैं बच्चों। वायरस का नाम ही पढ़ा है वेनम, पॉइजनस फ्लूइड, जो हार्मफुल हो। पर एक वायरस ऐसे ढूंढे हैं ऑर्गेनिक फार्मर्स ने, बैक्यूलो वायरस, या इनका एक और नाम याद रखना, पॉलीहेड्रो वायरस। ऐसे पॉलीहेड्रल शेप के है ना, इसलिए पॉलीहेड्रो वायरस। ये क्या करते हैं बच्चों, ये एक सेंस में हमारे लिए यूजफुल बन गए। कैसे यूजफुल बन गए हैं, तो ये भी पैथोजेनिक, पर इनसे हमें कोई डिजीज नहीं होती, ना ही प्लांट को कोई नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि ये बैक्यूलो वायरस किसके पैरासाइट्स हैं, कुछ पर्टिकुलर इंसेक्ट्स के, कुछ पर्टिकुलर आर्थ्रोपोड्स हैं जिनकी बॉडी में जाकर ये वायरस उनको बीमार कर देते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं, वही सेम मैकेनिज्म, पर वो इंसेक्ट्स मर जाते हैं अगर इन वायरस का इन्फेक्शन हो जाए तो। ठीक है, तो अगर किसी खेत में किसी जगह पर वो वाले आर्थ्रोपोड्स का अटैक होता है, वो पेस्ट हैं, तो आपको क्या करना है, बैक्यूलो वायरसेस जिस भी फॉर्म में मार्केट से मिलते हैं खरीदने हैं और वहां पर डाल देने हैं। बैक्यूलो वायरस उस पेस्ट को मार देगा और वो पेस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी वायरस पैथोजेनिक, पर हमारे लिए नहीं है, किसके लिए है, सिर्फ उन आर्थ्रोपोड के लिए। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये सिर्फ उन्हीं आर्थ्रोपोड्स को, कुछ स्पेसिफिक आर्थ्रोपोड्स को ही नुकसान पहुंचाते हैं। इनके लिए एक लाइन लिखी है एनसीईआरटी में, दे आर नैरो स्पेक्ट्रम बायो इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्ट्स को मार रहे हैं ना, तो इंसेक्टिसाइड, और लिविंग है तो बायो लगा दिया आपने, नैरो स्पेक्ट्रम बायो इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, बायो कंट्रोल एजेंट हो गए। तो यहाँ पे कौन किसको मार रहा है, वायरस मार रहा है, किसको, आर्थ्रोपोडा को। तो पेस्ट कौन है, आर्थ्रोपोडा। एजेंट कौन है, बायो कंट्रोल एजेंट कौन है, ये वाले वायरस। पर नैरो स्पेक्ट्रम क्यों कहा, क्योंकि ये बहुत ही स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, उसी आर्थ्रोपोड पर अटैक करते हैं जिसके लिए ये बने हैं। तो आपकी एनसीईआरटी में लिखा है कि स्पेशली ऐसे जोन जो बहुत इको सेंसिटिव जोन है ना, जहां पर इको सेंसिटिव समझते हो, कुछ हमारे इकोलॉजी में ऐसे जोन्स हैं बच्चों जहां पर कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज रहती हैं और वो सिर्फ वहीं मिलती है, वहां के अलावा कहीं और नहीं है वो, है ना। तो अगर हमने उनको मारने के लिए अंधाधुंध टॉक्सिन छिड़क दिए तो वो तो किल हो ही जाएंगी, उनके साथ क्या पता और 2-4 किल हो जाएं और हम उनको इकोसिस्टम से खत्म कर बैठेंगे। तो स्पेशली ऐसे इको सेंसिटिव जोन्स में ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत काम की होती है, उसमें भी एग्जांपल है बैक्यूलो वायरस। ठीक है, अब तुम पढ़ लो, देखो एनसीईआरटी से बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। ये 5 एग्जांपल देखते हैं हम कहाँ कहाँ लिखे हैं। सबसे पहला एग्जांपल है बच्चों लेडी बर्ड का। लेडी बर्ड कौन है, लेडी बर्ड एक बीटल है, यहाँ पे लिख लेना, ये लिखा हुआ, लेडी बर्ड इज अ बीटल विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग, चाहो तो छोटा सा डायग्राम बना लेना। दूसरा बायो कंट्रोल एजेंट कौन है, ड्रैगन फ्लाई। ये जिसको खा रहे हैं ना उसको मैं दूसरे कलर से मार्क कर देती हूँ। लेडी बर्ड खाती है एफिड्स को, ड्रैगन फ्लाई खाते हैं मॉस्किटोज को, देखो रिस्पेक्टिवली लिखा है, तो नीट में आएगा इस तरह का क्वेश्चन, मिक्स नहीं करना है। लेडी बर्ड फोटो से याद रखना है, बीटल खा रही थी ग्रीन वाले एफिड्स को, ड्रैगन फ्लाई खा रही थी मच्छरों को, मॉस्किटोज को। ठीक है, फ्लाई और मॉस्किटो साथ में आते हैं हमेशा डिप्टेरा ऑर्डर में, ऐसे भी याद रख सकते हो। देन तीसरा बायो कंट्रोल एजेंट एक बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया, तीसरा बायो कंट्रोल एजेंट है एक माइक्रोबियल एजेंट। ये दोनों को तो आप माइक्रोब नहीं कह सकते ना, ये तो नेकेड आई से दिख रहे हैं आपको, हो सकता है ऐसे ही पूछ लें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट। और फर्स्ट ऑप्शन है ड्रैगन फ्लाई, सेकेंड ऑप्शन है लेडी बर्ड, थर्ड है बीटी, ऑल ऑफ द अबव। तो आप तो जल्दीबाजी में ऑल ऑफ द अबव कर दोगे, पर आपसे माइक्रोबियल एजेंट पूछा है ना, तो बीटी आंसर होगा उसका ओनली। ठीक है, दैट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर टू कंट्रोल। ये किसको कंट्रोल करता है बच्चों, बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स को मोस्टली, या फिर वही जो हमने पढ़े थे लेपिडोप्टेरन, कॉलियोप्टेरन, डिप्टेरन्स। ठीक, कौन है ये माइक्रोब, ये है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है बैसिलस थुरिंजिएंसिस, जिसको शॉर्ट में बीटी कहते हैं। ठीक है, कैसे मिलता है ये मार्केट में, सैशे की फॉर्म में, ड्राइड स्पोर्स भरे रहते हैं उसमें, उसको पानी में मिक्स करना होता है, प्लांट पर स्प्रे करना होता है।
जैसे कि कौन से मोस्ट वल्नरेबल प्लांट्स हैं, देखो ये भी पूछ सकते हैं। ब्रेसिका, जो ब्रेसिकेसी फैमिली होती है ना, सरसों की फैमिली, उस पर, और जो फ्रूट ट्रीज हैं, क्योंकि कैटरपिलर वगैरह को फ्रूट्स वगैरह खाने के लिए चाहिए, तो फ्रूट ट्रीज पर। ठीक है, दीज आर वेरी कॉमनली ईटन बाय द इंसेक्ट लार्वी। क्या करेंगे ये जाकर, सिंपल सा मैकेनिज्म है, गट में जाएंगे, टॉक्सिन रिलीज करेंगे और लार्वी गेट किल्ड। सेम मैकेनिज्म जो हमने बायोटेक में पढ़ा था। The bacterial disease will kill the caterpillar but leave other insects unharmed। ऐसा तो नहीं है कि एकदम से सारे के सारे इंसेक्ट्स की बॉडी में बीटी घुस जाएंगे, तो कुछ इंसेक्ट्स को मौका भी मिल जाएगा वहां से भागने का। और सबसे अच्छी बात कि कोई भी दूसरे इंसेक्ट्स या प्लांट्स या एनिमल्स या बर्ड्स को ये बीटी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। रीजन यू नो, इनका टॉक्सिन इनएक्टिवेटेड फॉर्म यानी प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में जनरेट होता है, जो सिर्फ इंसेक्ट में ही एक्टिवेट होता है। क्लियर? देन बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ, अब देखो अभी यहाँ पे मेंशन किया है इन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में भी, कि बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन द लास्ट डिकेड, द साइंटिस्ट हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस बीटी टॉक्सिन जीन, दैट इज क्राई जीन, इनटू द प्लांट। सच प्लांट बिकम इटसेल्फ रेजिस्टेंट टू अटैक बाय इंसेक्ट। आपको उस पर कोई स्पोर नहीं छिड़कने, वो खुद ही टॉक्सिन बना लेंगे। ऐसे प्लांट्स को बीटी क्रॉप्स कहते हैं, जैसे कि बीटी कॉटन। बहुत सारे स्टेट्स में अब इस तरह के प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं। तो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? यहां पर आपने जो पढ़ा ये तो था ऑर्गेनिक फार्मिंग, और इसी बीटी को अगर आप सीधा जीन निकाल के इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो वो हो गई जेनेटिक इंजीनियरिंग। दोनों में बीटी का यूज किया है, पर मोड ऑफ यूज अलग अलग है। ठीक है, क्लियर है क्या? थर्ड, तीन एजेंट, दो हो गए, कितने हो गए? तीन हो गए। ठीक है, देन फोर्थ कौन सा है? फोर्थ है ट्राइकोडर्मा। फोर्थ है ट्राइकोडर्मा, ये रहा ट्राइकोडर्मा विच इज अ फंगस। ठीक है, ये किसमें यूज होता है? पहले तो ट्राइकोडर्मा क्या है देखो, ध्यान रखना, ये फ्री लिविंग फंजाई है। कुछ फंजाई सिम्बायोटिक भी होते हैं, जैसे माइकोराइजा में होता है, पर ये फ्री लिविंग फंजाई है, रूट इकोसिस्टम में रहता है, एंड इफेक्टिव एजेंट टू कंट्रोल सेवरल प्लांट पैथोजेंस। स्पेशली रूट पैथोजेंस को कंट्रोल करेगा, क्योंकि रूट इकोसिस्टम में रहता है, तो रूट पैथोजेंस को कंट्रोल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट आ गया बच्चों बैक्यूलोवायरस, जिसका एक और नाम दिया होगा, इसके जीनस का नाम है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। अच्छा, मैंने वहां पे सिर्फ पॉलीहेड्रो लिखा था, यहाँ न्यूक्लियो वर्ड भी लगा दो, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। ठीक है, ये इसका जीनस है बच्चों, जो लंबा नाम है वो इसका जीनस है। ओके, तो न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस ये क्या है? ये बैक्यूलोवायरस पैथोजेंस है, किसके लिए? कुछ स्पेसिफिक इंसेक्ट्स के लिए, और अदर आर्थ्रोपोड्स भी। वैसे इंसेक्ट भी एक तरह के आर्थ्रोपोड ही है, बट ये कह रहा है इंसेक्ट्स और कुछ और भी। ठीक है, ये क्या करते हैं? दे आर एक्सीलेंट कैंडिडेट्स फॉर, वेरी इंपॉर्टेंट हाईलाइट करना, स्पीशीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड। बहुत ही स्पीशीज स्पेसिफिक है, नैरो स्पेक्ट्रम है, उसी को चुनकर मारते हैं, उसी में इन्फेक्शन करते हैं जिसमें करना है। ठीक है, दे हैव बीन शोन टू हैव नो नेगेटिव इम्पैक्ट। वैसे ये हर ऑर्गेनिक मेथड का प्रिंसिपल है कि वो किसी और को नुकसान ना पहुंचाएं, ऑन प्लांट्स, मैमल्स, बर्ड्स, फिशेज, इवन ऑन नॉन टारगेट इंसेक्ट्स। सिर्फ अपने ही इंसेक्ट्स को मारेंगे, हर इंसेक्ट को नहीं मारते ये। दिस इज स्पेशली डिजायरेबल व्हेन बेनिफिशियल इंसेक्ट्स आर बीइंग कंजर्व्ड, स्पेशली वो जोन जहां पर ऐसे इंसेक्ट्स रहते हैं जिन्हें हमें बचाना है ना। बेनिफिशियल इंसेक्ट्स आर बीइंग कंजर्व्ड टू एड इन एन ओवरऑल आईपीएम प्रोग्राम। आईपीएम क्या होता है बच्चों? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ये जो भी आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में पढ़ रहे हो, ये सब आईपीएम है। आप दूसरों का ख्याल रखते हुए, इवन पेस्ट का भी ख्याल रख रहे हो, उसको भी रेडिकेट नहीं कर रहे, भागने का मौका दे रहे हो, बोल रहे हो भाई हमारे क्रॉप से चला जा, ये हमारी क्रॉप्स को नुकसान मत पहुंचा। ठीक है, स्पेशली इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। आ गया, ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा बायो कंट्रोल एजेंट इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में यूज होता है, तो डू रिमेंबर इट इज द बैक्यूलोवायरस। ठीक, अब मुझे ये पांचों एजेंट समझाने में तुम्हें इतना सारा टाइम लगा, बट एक बार अपना टाइम इन्वेस्ट करके तुमने समझ लिया ना, अब बस तुम्हें अपने शॉर्ट नोट में क्या करना है? पांचों एजेंट के नाम लिखने हैं और उनके सामने उनके पैथोजेंस मतलब उनके वो लिखने हैं पेस्ट, कि वो किस पेस्ट को मार रहे हैं। ठीक है, और लॉजिक तुमने समझा हुआ है तो रिवीजन करोगे तो तुरंत याद आ जाएगा। तुम क्या करते हो? बस शॉर्ट नोट्स में लग जाते हो, ये 5 रट ले,
रटने से कैसे चीजें समझ आएगी, पहले लॉजिक तो देखो उनके पीछे का, फिर तुम कभी नहीं भूलोगे बच्चों उन चीजों को। पर रिवीजन मांगता है, ऐसा नहीं कि रिवीजन नहीं करोगे तो फिर तो भूल जाओगे, रिवाइज करना बहुत जरूरी है बायो में। ठीक है, लास्ट एप्लीकेशन पर आ गए हैं हम, दैट इज बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर यानी जो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाएं। कई बार बच्चे ऐसा भी गलती करते हैं, मैंने देखा है, क्वेश्चन आया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायो फर्टिलाइजर, और आप उसमें से बीटी टिक कर रहे हो। बीटी फर्टिलाइजर थोड़ी ना है, बीटी तो बायो कंट्रोल एजेंट है। ट्राइकोडर्मा टिक कर दिया आपने, बस देख लिया हाँ यार बायो कंट्रोल एजेंट, उस वाले टॉपिक में से क्वेश्चन आया, ढंग से पढ़ो। बायो कंट्रोल एजेंट आया है तो पेस्ट वाला पे क्वेश्चन है, बायो फर्टिलाइजर आया है तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म चूज करना है जो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाए। ज्यादातर इसमें आते हैं बच्चों नाइट्रोजन फिक्सर्स, और एक आ जाएगा माइकोराइजा। दो ही तो एग्जाम्पल याद रखने हैं तुमको, बस और कुछ नहीं है, मेनली यही है। नाइट्रोजन फिक्सर्स में भी तुम्हें क्या याद रखना है, नाइट्रोजन फिक्सर्स दो तरह के होते हैं, कुछ तो सिम्बायोटिक होते हैं और कुछ फ्री लिविंग होते हैं। यस और नो? सिम्बायोटिक में बहुत सारे पढ़े हैं तुमने, राइजोबियम पढ़ा है, साइनोबैक्टीरिया फ्री लिविंग की तरह भी रह सकते हैं, कईयों में साइकस वगैरह में सिम्बायोटिक भी होते हैं, कॉरेलॉइड रूट्स में, है ना। तो और राइजोबियम जनरली सिम्बायोटिक होता है, और भी कई, नॉट ओनली राइजोबियम और साइनोबैक्टीरिया, और भी कई सारे फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं, उनको सॉइल में डाल दो, सॉइल में वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते रहेंगे, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे दी है। विद आवर प्रेजेंट डे लाइफस्टाइल इन्वायरमेंट पोल्यूशन इज ऑलरेडी अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न। उसमें बहुत बड़ा रोल इन केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी है बच्चों। लगातार आप सॉइल में केमिकल्स डाले जा रहे हो अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, तो उसका इल इफेक्ट कहीं ना कहीं सॉइल पर भी तो होता है। पूछ लेंगे आपसे कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो इनमें से कौन सा पोल्यूशन कॉज करते हैं, सॉइल पोल्यूशन। ओके, द यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ एग्रीकल्चरल produce has contributed significantly to this pollution. कौन सा pollution? Soil pollution. Of course, we have now realized that there are problems associated with overuse of chemical fertilizer. So there is a large pressure to switch to organic farming. But again वही limitation कि production बहुत ज्यादा है, अभी तक हमारे पास ऐसे बहुत कम sources हैं, हम ठीक है चलो बैक्टीरिया है तो उनको कल्चर करना इजी है, पर फिर भी आप सोचो ना कितने बड़े लेवल पर फार्मिंग होती है ना। तो फर्टिलाइजर्स की तो हमने फैक्ट्रीज डाली हुई है बहुत सारी। हालांकि देखा जाए तो अब तो हमारे पास बायो रिएक्टर्स जैसी टेक्निक है, जैसे आपने फर्टिलाइजर्स की फैक्ट्री डाली है, बायो फर्टिलाइजर्स की डाल दो। बैक्टीरिया को कल्चर करना भी कहाँ मुश्किल है, बट जब समझेंगे ह्यूमन बीइंग इस चीज को, तब जाके ये इतने हाई लेवल पर हो पाएगी। ठीक है, जो मैंने कहा ना कि जो लोग एग्रीकल्चरल फील्ड में जाते हैं वो कर रहे हैं इस तरह के रिसर्चेस। ओके, द यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, क्लियर। तो ये बायो फर्टिलाइजर्स क्या हैं भाई, डिफाइन किया है यहाँ पर, वैसे तुम समझ गए होंगे। बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिज्म, ये कोई केमिकल्स नहीं है, ये ऑर्गेनिजम्स हैं दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वांटिटी ऑफ द सॉइल, सिंपली इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। कौन कौन से एग्जाम्पल्स दिए हैं आपकी बुक में, देखो वही 3 एग्जाम्पल जो मैं आपको अभी बता रही थी, बैक्टीरिया, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया को अलग कर दिया। वैसे ये भी बैक्टीरिया ही तो है, साइनोबैक्टीरिया को बीजीए भी कहते हैं। तो मेन तो 2 ही हुए बस, एक तो बैक्टीरिया और एक फंजाई। क्लियर, यू हैव स्टडीड अबाउट द, सबसे पहले बैक्टीरिया के एग्जाम्पल दिए हैं फर्स्ट वाले के, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट सिंपली बैक्टीरिया के लिए। बैक्टीरिया मतलब जनरली इसमें आपको हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया दिए, हेट्रोट्रॉफिक। अब हेट्रोट्रॉफिक में भी जरूरी नहीं है कि वो सिम्बायोटिक हो सकता है मिट्टी में रहकर अलग तरह से अपना खाना खा रहे हो, तो हेट्रोट्रॉफिक में दोनों आएंगे बच्चों, सिम्बायोटिक भी आएंगे और फ्री लिविंग भी आएंगे। ये आता है क्वेश्चन, इसलिए ऐसे बता रही हूं मैं तुम्हें। फिर दूसरा पैराग्राफ जो है वो फंजाई का है, माइकोराइजा। फंजाई में याद रखना, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कौन सा फंजाई यहाँ पर यूज होता है, जीनस ग्लोमस। ये फंजाई किंगडम में नहीं था, इसलिए कई बार हम कोरिलेट नहीं कर पाते। और तीसरा एग्जाम्पल है बच्चों साइनोबैक्टीरिया का, बीजीए। ये तो हमेशा ऑटोट्रॉफिक ही होते हैं। ठीक है, तो देख लो ये अब तो तुम्हारा वो चैप्टर हट गया ना मिनरल न्यूट्रिशन, वरना उसमें बहुत डिटेल में पढ़ते हैं कि जो लेग्यूम प्लांट्स की रूट्स होती हैं, लेग्यूम प्लांट्स तो सब समझते हो ना, फैबेसी फैमिली, पल्सेस, बीन्स, अल्फाफा, बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं इसमें। इनकी जो रूट्स होती हैं, कभी आप देखना उनके रूट में नोड्यूल्स मिलेंगे तुम्हें, इस तरह की नोड्यूलेटेड रूट्स होती हैं उनमें। ठीक है, कहीं पे भी आपके आसपास लगी हो ना कोई मटर की बेल या कोई ये बीन्स वगैरह की, तो आप उसकी रूट निकाल के देखना, आपको दिख जाएंगे। ठीक है, ये क्यों है ऐसी नोड्यूल,
क्योंकि इन नोड्यूल्स के अंदर रहते हैं बच्चों बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, दैट इज राइजोबियम। राइजोबियम, these bacteria fix atmospheric nitrogen into organic form। इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक फॉर्म में बदल देते हैं ये, क्योंकि जनरली ये ना, वैसे तो अब इन्होंने यहाँ पर किस वे में लिखा है, वैसे उस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि ये N2 को मेनली पहले NH3 में बदलते हैं, बाद में फिर जाके वो दूसरी फॉर्म्स बनती हैं, ठीक है ना। तो विच इज यूज्ड बाय द प्लांट एज न्यूट्रिएंट, ठीक है। नॉट ओनली राइजोबियम, कुछ दूसरे बैक्टीरिया भी यहाँ पर दिए हैं बच्चों जो कि फ्री लिविंग है। वो कौन से हैं देख लो, एजोस्पाइरिलम और एजोटोबैक्टर, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ये दोनों फ्री लिविंग का एग्जांपल है, ये सिम्बायोटिक का एग्जांपल था, ठीक है, क्लियर। और देखो यहाँ पे सिम्बायोटिक में ना वैसे मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर हट गया, तो मुझे नहीं लगता तुमसे पूछेंगे, बट कई बार होता है कि एग्जामिनर ने कोई PYQ उठाया और जब भी राइजोबियम आता था ना ऑप्शन में, तो साथ में एक और एग्जाम्पल आता है। कौन सा एग्जाम्पल? ऐसे आता है कि लेग्यूम्स में तो रहता है राइजोबियम, ये है प्लांट, ये है बैक्टीरिया, और ऐसा ही एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एल्नस के प्लांट में। एल्नस एक प्लांट है जिसकी रूट्स में रहता है फ्रैंकिया नाम का बैक्टीरिया, बैक्टीरिया फ्रैंकिया, ठीक है ना। तो बाई चांस ऑप्शन में फ्रैंकिया एल्नस आ जाए तो आप एक बार को थोड़ा सा याद रख सको, इसलिए यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। सेम, दोनों सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, दोनों सिम्बायोटिक है, दोनों नाइट्रोजन फिक्सर्स है, ठीक है। और फ्री लिविंग में एजोस्पाइरिलम और एजोटोबैक्टर, क्लियर। देन माइकोराइजा में क्या है भाई? फंजाई आर नोन टू हैव सिम्बायोटिक एसोसिएशन, तो बहुत बार पढ़ चुके हैं आप इसमें। माइकोराइजा, माइको मीन्स फंजाई, राइजा मीन्स रूट, फंजाई इन रूट्स। कौन से प्लांट के रूट्स में मिलते हैं बच्चों ये फंजाई? सारे प्लांट्स में थोड़ी ना होता है, मेनली हमने एग्जाम्पल पढ़ा था पाइनस, ओके। तो इसका आप एग्जाम्पल लिख सकते हो हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स में जो एक एग्जाम्पल हमारे बुक में था वो था पाइनस। ऑप्शंस में साइकस हो तो साइकस मत कर देना, याद करो प्लांट किंगडम में पढ़ाया था, सी फॉर साइकस, सी फॉर कॉरेलॉइड रूट, सी फॉर साइनोबैक्टीरिया। साइकस में कॉरेलॉइड रूट में साइनोबैक्टीरिया रहते हैं, पाइनस में माइकोराइजा रहता है, ठीक है, जो कि फंजाई के साथ है, क्लियर। वहां साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, यहाँ फंजाई क्या करेगा? फंजाई का काम है वाटर एब्जॉर्प्शन करना, तो मिनरल्स का भी एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। यानी द फंगल सिम्बायोंट, यहाँ पे जो फंजाई है वो क्या करता है? वो एब्जॉर्ब करता है। क्या क्या यूज है इसके? देखो, सबसे पहले मिनरल एब्जॉर्प्शन करेगा, ठीक है। देन मिनरल एब्जॉर्प्शन के साथ ही वाटर एब्जॉर्प्शन तो आएगा ही आएगा, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे H2O भी लिख देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज दी है जिस पर एक बार नीट में क्वेश्चन आया था, ये तो सबको याद रहता है कि भाई माइकोराइजा है तो फंजाई है तो वो पानी एब्जॉर्ब करेगा, और उसके बदले में फंजाई को क्या मिलेगा? फंजाई को क्या चाहिए? खाना। फंजाई हेटेरोट्रॉफिक होता है, प्लांट उसे थोड़ा खाना दे देगा, ठीक है। देन क्या इस माइकोराइजा से प्लांट को कोई और बेनिफिट भी मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। देखो क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, सम अदर बेनिफिट्स। एक तो क्योंकि ये रह रहा है ना रूट में फंजाई, तो दूसरे रूट बॉर्न पैथोजेंस ग्रो नहीं करेंगे। अब देखो ट्राइकोडर्मा और इसको मिक्स मत कर देना प्लीज, ट्राइकोडर्मा अलग तरह से यूज कर रहे थे हम, वो तो हम डाल रहे हैं इंटेंशनली, ये नेचुरली प्रेजेंट है, अपने आप ही ग्रो कर लेता है, ढूंढ लेता है कहाँ है पाइनस, फंजाई अपने आप ग्रो कर जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम इसको चाहें तो जहाँ पे भी पाइनस का प्रोडक्शन हो रहा है हम भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये भी तो दूसरे रूट बॉर्न पैथोजेंस को ग्रो नहीं करने देगा। दूसरा एडिशनल बेनिफिट, अगर कभी सूखा पड़ता है या सैलिनिटी ज्यादा होती है उस सॉइल में, तो जनरली ना प्लांट्स को पानी नहीं मिलता, पर फंजाई के फिलामेंट्स इतने तेज, इतने डीपली फैले रहते हैं सॉइल सिस्टम में कि थोड़ा भी पानी होगा ना एब्जॉर्ब करके प्लांट को दे देंगे। तो क्या प्लांट में टॉलरेंस नहीं आ जाएगा सैलिनिटी एंड ड्रॉट के लिए? सूखा भी पड़ रहा है, सलाइन सॉइल भी है, तो भी जो थोड़ा बहुत पानी है वो ये फंजाई प्लांट को एब्जॉर्ब करके दे देंगे। बड़े अच्छे दोस्त हैं ये प्लांट के, ठीक है, इसलिए प्लांट इनको उसके बदले में खाना देगा। एंड अगर ये सारी चीजें होंगी तो बट ऑब्वियस प्लांट की ग्रोथ तो बढ़ेगी बढ़ेगी ना, या नहीं बढ़ेगी? प्लांट का डेवलपमेंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कैन यू टेल व्हाट एडवांटेज द फंगस डिराइव फ्रॉम दिस एसोसिएशन? तो लिख दो, इट गेट फूड फ्रॉम प्लांट। प्लांट तो वैसे ही प्रोड्यूसर्स हैं, तो फंजाई को तो देंगे ही देंगे खाना, ठीक है। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशन हुआ, माइकोराइजा इज एन सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल है बच्चों साइनोबैक्टीरिया, जिसको आप BGA भी कहते हो, ब्लू ग्रीन एल्गी, पर आते मोनेरा किंगडम में है, प्लांटी किंगडम में मत डाल देना इसको, शुरू में सिखाया था। दे आर ऑटोट्रॉफ, सबसे पहली बात तो इन्हें कुछ नहीं चाहिए बदले में, ये खुद ही अपना खाना बनाते हैं, ठीक है।
दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन, और हमने बीजीए में पढ़ा था कि ये एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल में भी होते हैं। कई बार ये छोटे छोटे से पॉइंट से क्वेश्चन बन जाते हैं आजकल। पानी में भी रहता है बीजीए, लैंड पे भी रहता है, लैंड पर लेकिन इसको गीली मिट्टी ऐसी जगह चाहिए जो वेट हो, डैम्प हो, ठीक है। सो यू नो दे आर वेरी गुड नाइट्रोजन फिक्सर्स। किस बच्चे को याद है, इनमें एक स्पेशल सेल होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, सिंगल सेल्ड है ना ये, नॉस्टॉक का डायग्राम याद है आपको? तो ये सारी सेल्स मिलकर फिलामेंट्स बनाती हैं, सिंगल सिंगल सेल, उसमें से कुछ एक स्पेशल सेल होती है जो कि किसकी तरह काम करती है, नाइट्रोजन फिक्सर। उसी सेल को क्या कहते हैं, हेटेरोसिस। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर उठा के देख लेना। तो 3 एग्जाम्पल वहां भी याद करवाए थे, यहाँ दोबारा याद कर लो, एनाबीना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया। जिसमें भी एक स्पेशल एग्जाम्पल याद रखना कि जो चावल के खेत होते हैं ना बच्चों, जिनमें पानी भरा रहता है, पैडी फील्ड्स बोलते हैं उन्हें, इसमें साइनोबैक्टीरिया इज वेरी गुड फर्टिलाइजर, क्योंकि एक तो पानी भरा हुआ है तो वहां इजीली रह लेंगे। वैसे भी ये डायरेक्टली नहीं रहते, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा आधा ही एग्जाम्पल दिया है। पैडी फील्ड्स में क्या होता है ना, आप कभी देखना, अगर आपके आसपास चावल की खेती होती है, नहीं तो गूगल पे देख लेना फोटोज में, कि जो चावल के खेत होते हैं ना उसके पानी में एजोला फर्न को छोड़ देते हैं। एजोला एक फर्न है जो कि पानी में उगती है, एक्वेटिक फर्न है ये, मैंने बताया था प्लांट किंगडम में आपको। तो ये जो एजोला फर्न है ना, इसमें एनाबीना रहता है। इसमें कौन रहता है, एनाबीना। तो एनाबीना नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा और वो चावल को भी मिलती रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये एक अगेन क्या हुआ यहाँ पे, पैडी साइनोबैक्टीरिया की वजह से पैडी फील्ड्स को बेनिफिट हो रहा है, दे एक्ट एज बायोफर्टिलाइजर्स, ठीक है, क्लियर। ब्लू ग्रीन एल्गी का एक और फायदा बताया इन्होंने, दे ऐड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। अगर मिट्टी में बीजीए पड़ा हुआ है तो जैसे जैसे बीजीए की डेथ होगी, डिकम्पोज होंगी सेल्स, तो उसकी वजह से वहां पे खाद भी तो ऐड हो रही है, ऑर्गेनिक कंटेंट भी तो ऐड हो रहा है, तो ये इसका एक एडिशनल बेनिफिट हो गया, ठीक है। करेंटली इन आवर कंट्री अ नंबर ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आर अवेलेबल कमर्शियली, बहुत अच्छी बात है, इन द मार्केट। फार्मर्स यूज दीज रेगुलरली इन देयर फील्ड टू रिप्लेनिश सॉइल न्यूट्रिएंट्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह इनको यूज करना इज मच बेटर, एंड टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। सिंपल चैप्टर था। अगेन इसमें भी आपको लास्ट में एक लिस्ट बना के शॉर्ट नोट चिपका देना है अपना, क्या, तीनों के नाम, बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में सिम्बायोटिक और फ्री लिविंग। सिम्बायोटिक में 2 एग्जांपल बताए, राइजोबियम और फ्रैंकिया। फ्री लिविंग में 2 एग्जांपल है, एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम, ठीक है। दूसरा ग्लोमस माइकोराइजा, जिसमें आता है ग्लोमस जीनस का फंजाई, और तीसरा साइनोबैक्टीरिया जिसमें नॉस्टॉक, एनाबीना एंड ऑसिलेटोरिया। बस खत्म, ठीक है। तो पूरे जो 6 एप्लीकेशंस हैं उनको आपको या तो टेबल में या चार्ट में कन्वर्ट कर लेना। एसटीपी का एक मैंने कहा था चार्ट बना लेना, डायग्राम बताया था आपको, ठीक है। बायोगैस प्लांट में तो उसकी भी कोई खास जरूरत नहीं है, चाहो तो एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना सकते हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोब्स इन आवर लाइफ। तो अब तुम समझ गए, सिर्फ ऐसा नहीं है कि माइक्रोब्स हमारे दुश्मन हैं, हमें बीमारियां करते हैं, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ अस, ओके। समरी देख लेते हैं। माइक्रोब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। नॉट ऑल माइक्रोब्स आर पैथोजेनिक, मेनी आर वेरी यूजफुल। हम इन्हें अलग अलग जगह यूज करते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा लैब, LAB, लैक्टोबैसिलस कर्ड बनाने के लिए। डो में हमने पढ़ा यीस्ट, सेकेरोमाइसिस सेरेविसी, ठीक है। देन इसके अलावा चीज में टेक्सचर, टेस्ट एंड फ्लेवर ऐड करने के लिए 2 तरह के चीज याद रखने हैं। एक तो हमने पढ़ा था रॉकफोर्टी चीज, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर रखता है ड्यू टू पेनिसिलियम रॉकफोर्टी फंजाई, और एक हमने पढ़ा था स्विस चीज, जो कि बड़े बड़े होल्स रखता है क्योंकि प्रोपाइनोबैक्टीरियम शर्मैनी, जो कि एक बैक्टीरिया है, नाम में ही आ रहा है, वो उसमें लार्ज CO2 प्रोडक्शन करवाता है, ठीक है। देन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पढ़े हमने, हमें इनसे लैक्टिक एसिड मिलता है। एसिटिक एसिड याद है किससे मिलता है, एसिटोबैक्टर एसिटाई। ब्यूटाइरिक एसिड भी पढ़ा था, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, और एक सीट्रिक एसिड पढ़ा था, एस्परजिलस नाइगर से, ठीक है। अल्कोहल्स अगेन इससे ही मिलते हैं। देन जो एंटीबायोटिक्स हैं, सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन हमें मिला था पेनिसिलियम नोटेटम से, एंड इसके अलावा बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं जो हमें इन माइक्रोब से मिलते हैं। फॉर मोर देन 100 years दे आर बीइंग यूज्ड टू ट्रीट सीवेज, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी इनको हमने यूज किया, ठीक है, जिससे एक्टिवेटेड स्लज मिला, उससे हमने बायोगैस भी बना ली। फिर हमने बायोगैस प्लांट में मिथेनोजन्स को यूज किया, ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी है ये बहुत अच्छा रूरल एरियाज में। एंड लास्टली
बायो कंट्रोल एजेंट्स में हमने 5 अलग अलग बायो कंट्रोल एजेंट्स पढ़े, ओके। एंड जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनका यूज रिप्लेस करने के लिए वी यूज बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है। इट इज क्लियर फ्रॉम द डाइवर्स यूजेस ह्यूमन बींग्स हैव पुट माइक्रोब्स टू दैट दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है बच्चों। तो ये आपका हुआ चैप्टर खत्म और यहाँ पर आपकी 12th की जो मेजर 4 यूनिट्स हैं स्टार्टिंग की वो अब हमने कंप्लीट कर ली है। 11th का तो हमने इस सीरीज में पहले ही कंप्लीट कर लिया था। अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि ये जो हमारी सीरीज है उसमें हम 11th के फर्स्ट चैप्टर से सब कुछ पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी से इसी तरह लाइन बाय लाइन। सारे सेशंस हमारे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, कोई भी चैप्टर की आप प्लेलिस्ट ढूंढ सकते हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में। अब हमारा सिर्फ इस सीरीज में इकोलॉजी पार्ट रह गया है जो हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। विल कवर इकोलॉजी के जो 3 चैप्टर्स अब आपके कोर्स में है वो भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अपने अच्छे से एग्जाम्स की तैयारी करते रहो, रिवीजन भी साथ साथ में करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करो, जो भी प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में यू कैन आस्क मी। एंड यस, मुझे जरूर बताओ कि आपको ये सेशंस कितना पसंद आ रहे हैं, कितना बेनिफिट आपको इनसे मिल रहा है। ओके, गुड लक।